यह निश्चित रूप से डरावनी फिल्मों के इतिहास में सबसे ज्यादा दिमाग चकरा देने वाली फिल्म है। इसे पूरी तरह से समझने के लिए मैंने लगातार 3 रातें जागकर लगभग अपना दिमाग खपा दिया, लेकिन जब मुझे वास्तव में अंत समझ में आया तो उस पल मेरी आत्मा को शांति मिली। ये 16 साल पहले आई एक बहुत ही लोकप्रिय फिल्म है। मैं आत्माओं को नियंत्रित करता हूँ। कहानी अभी शुरू हुई है। एक ऑटिस्टिक बच्चा डर के मारे गलती से पेंट का डिब्बा फर्श पर गिरा देता है। कौन जानता था कि इससे उसकी माँ उसे बेरहमी से डांटेगी। बच्चा डर से भाग जाता है और एक सिंगल मदर के तौर पर जीएक्सी फर्श पर लगे पेंट को पोंछने की कोशिश करती है। ठीक उसी समय कोई डोरबेल बजाता है। अस्त व्यस्त जीएक्सी जल्दी से दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन बाहर जाकर उसे पता चलता है कि वहाँ कोई नहीं है। ये देखते हुए कि 8:30 बजने वाले हैं और उसने दोस्तों के साथ समुद्र में घूमने का वादा किया है, जीएक्सी इस बात की परवाह नहीं करती कि उसके बेटे को कैसा लग रहा है और उसे दूर जाने के लिए खींचती है। कुछ कपड़े पैक करने के बाद दोनों कार से घाट की ओर जाते हैं। रास्ते में बच्चा एक शब्द भी नहीं बोलता है। और भी अजीब बात यह है कि गंतव्य पर पहुंचने पर केवल जीएक्सी ही होती है। बाद में उसके साथी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। सुहावना मौसम और शांत दिन। सभी लोग इस शांत और अलग ग्रह का आनंद ले रहे थे, लेकिन न जाने क्यों अचानक नजारा थम गया। यहाँ तक कि अभी अभी लहरें मार रहा समुद्र भी पल भर में एक दर्पण की तरह सपाट हो गया। इस अजीब घटना से नाविक ग्रे को, जिसे समुद्र में दसियों साल का अनुभव था, हैरानी हुई। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि एक काला बादल तेजी से उनकी नाव की ओर बढ़ रहा था। इतने डरावने मंजर को देखकर ग्रे को तुरंत पास के तटीय रक्षा दल से संपर्क करना पड़ा, लेकिन रेडियो पर कोई सिग्नल नहीं था। बस एक महिला की मदद के लिए चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन इससे पहले कि ग्रे उनसे संपर्क कर पाता, काले बादल अपने साथ दर्जनों मीटर ऊंची लहरें लेकर उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। ये देखकर ग्रे ने सबको लाइफ जैकेट पहनने और डेक के नीचे छिपने के लिए कहा। वो और विक्टर डेक पर ही रहे, एक पतवार संभाले और दूसरा नाव को नियंत्रित करे ताकि किसी तरह इस आपदा से बचा जा सके। लेकिन जल्द ही लहरें और भी ऊंची होने लगी। विक्टर को बस अपनी जान बचाने की पड़ी थी। उसने नाव को पलटने से बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सैकड़ों मीटर ऊंची लहरें बहुत ज्यादा थीं और पल भर में उन्होंने नाव को गहरे समुद्र में डुबो दिया। शुक्र है कि सभी को तैरना आता था और इस तरह भाग्यशाली 5 लोग टूटे हुए जहाज पर चढ़ गए। लेकिन एक लड़की, जिसने पहले टोपी पहनी थी, इस समुद्री आपदा में अपनी जान गंवा बैठी। कुछ घंटों बाद समुद्र शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बस कुछ मांस खाने वाले समुद्री पक्षी ऊपर मंडरा रहे थे, जो उन लोगों की मौत का इंतजार कर रहे थे। तभी एक जोरदार आवाज ने सबका ध्यान खींचा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि समुद्र में एक विशाल स्टीमशिप दिखाई देगी। एक पल के लिए सभी ने राहत की सांस ली और खुशी से चिल्लाने लगे। लेकिन किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि 21वीं सदी में इस तरह की 90 के दशक की विशाल स्टीमशिप का समुद्र में चलना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी जब लोग मौत के कगार पर होते हैं तो तर्क का कोई मतलब नहीं रह जाता। जीने की प्रवृत्ति ने सभी को बिना सोचे समझे जहाज पर चढ़ने के लिए प्रेरित किया। केवल जेसी को एक अजीब सी परिचितता महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि वो पहले भी यहाँ आ चुकी है। जैसे ही वे हॉलवे से गुजरे, वो परिचितता और भी ज्यादा बढ़ने लगी। चारों ओर विक्टर की आवाज ने जेसी की यादों को तोड़ा। उसने पास की दीवार पर बने चित्र में इस जहाज का नाम देखा, स्लोइन क्रूज। यह अभी भी स्थानीय उत्पादन के लिए काम कर रहा है और एओलिस यूनानी पौराणिक कथाओं में हवा के देवता हैं। उनके बेटे सिसिफस को मौत के देवता को धोखा देने के कारण एक विशाल पत्थर को बार बार ऊपर धकेलने की सजा मिली और हर बार जब पत्थर लुढ़क जाता तो उसे फिर से शुरू करना पड़ता था। ये सब बातें चल ही रही थी कि अचानक एक हल्की सी आवाज आई, जिसने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। लेकिन जब वे करीब गए तो उन्हें जमीन पर चाबियों का एक गुच्छा मिला। वे करीब से देखने गए, वो पूरी तरह से सुन्न हो गया था। ये जैक की चाबी है। सबको लग रहा है कि वो बकवास कर रहा है, लेकिन अगर लॉकेट में उसकी तस्वीर है तो वो वाकई उसका बेटा है। और इस तरह की अजीब घटनाएं अभी शुरू हुई हैं। कुछ देर बाद कुछ लोग एक शानदार ढंग से सजे हुए बॉलरूम में आते हैं। वहाँ न केवल करीने से रखे वाद्य यंत्र हैं, बल्कि सावधानीपूर्वक तैयार किए गए ताजे फल भी हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ जल्द ही एक संगीत कार्यक्रम शुरू होने वाला है, लेकिन पता नहीं क्यों सभी लोग गायब हो गए हैं। इससे भी अजीब बात यह है कि हालांकि विक्टर ने कहा कि अभी 11:30 बजे हैं,
लेकिन जैक की घड़ी और बॉलरूम में लगी घड़ी दोनों का समय 8:15 पर रुक गया है। इन असामान्य घटनाओं ने अनिवार्य रूप से सभी को चिंतित कर दिया और उन्होंने इस पर चर्चा शुरू कर दी, लेकिन बोलने की आवाज रहस्यमय तरीके से जैक के पीछे से आई। जब उसने मुड़कर देखा तो कोने में एक व्यक्ति खड़ा था। विक्टर पहली बार में उसका पीछा करने के लिए दौड़ा और चिंतित ग्रे भी उसके पीछे भागा। जैक भी जानना चाहता था कि वो रहस्यमय व्यक्ति कौन है, इसलिए वे दोनों साथ चले गए। केवल डरपोक डोनी युगल को यहाँ इंतजार करने के लिए छोड़ दिया, लेकिन वे अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि 237 नंबर के कमरे से पानी की आवाज आई। ग्रे ने सावधानी से दरवाजा खोला। हालांकि अंदर कोई नहीं था, लेकिन धुंधले शीशे पर लगातार थिएटर जाओ लिखा हुआ था। इस तरह की असामान्य घटना ने पहले से ही डरे हुए जैक को जहाज छोड़ने का फैसला करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ग्रे को लगता है कि यह सिर्फ कोई है जो हम लोगों को लंबे समय तक उबने से बचाने के लिए जानबूझकर शरारत कर रहा है। इस पर दोनों के बीच बहस हो गई, क्योंकि जियाओशी का बच्चा ऑटिस्टिक है, इसलिए वो दिमाग में खराबी जैसे शब्दों के प्रति बहुत संवेदनशील है। ग्रे को तब एहसास हुआ कि उसने बहुत कठोर शब्द कहे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दोनों के अलग होने के बाद जियाओशी वापस ऑडिटोरियम में चला गया। वो विक्टर और डोनी दंपत्ति को ढूंढकर जहाज से एक साथ निकलना चाहता था, लेकिन उसे वे नहीं मिले, बल्कि उसे एक बहुत ही असामान्य घटना मिली। अभी ताजे फल और स्वादिष्ट भोजन कुछ ही मिनटों में बासी और खराब हो गए। इससे पहले कि वो सदमे से उबर पाता, उसे फिर से पीछे से एक आवाज सुनाई दी। जियाओशी जल्दी से जांच करने के लिए गया और पाया कि विक्टर खून से लथपथ अंदर आ रहा है। दयालु होकर वो मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन विक्टर ने उसका गला पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। जीवन और मृत्यु की कगार पर जियाओशी को पता था कि विक्टर का घाव उसके सिर के पीछे है, इसलिए उसने पूरी ताकत से काटा और अप्रत्याशित रूप से पलटवार किया। विक्टर को मार डाला। अपने दोस्त की मौत को देखकर जियाओशी खुद को दोषी महसूस कर रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी पीछे से एक गोली की आवाज आई। वो जल्दी से आवाज का पीछा करते हुए दूर के कमरे में गया और पाया कि डोनी दंपत्ति ने कई गोलियां खाए हुए ग्रे को पकड़ रखा है। क्या जियाओशी अभी अभी ऑडिटोरियम में था और उसके पास दूर के कमरे में जाकर ग्रे को गोली मारने का समय नहीं था। स्वाभाविक रूप से उसने स्वीकार नहीं किया और कहा कि वो अभी विक्टर के साथ था और किसी ने उस पर भी हमला किया था। अचानक असली हत्यारा प्रकट हुआ। हर गोली डोनी दंपत्ति पर सटीक लगी और वे दोनों जल्द ही मर गए। जियाओशी के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, लेकिन जैसे ही वो डेक पर पहुंचा, हत्यारे ने पीछे से हमला किया और वो गिर गया। उसने हत्यारे से विनती की कि वो गोली न चलाए और कहा कि घर पर उसका एक बच्चा इंतजार कर रहा है। अप्रत्याशित रूप से इस वाक्य ने हत्यारे को और भी दृढ़ कर दिया और उसने ट्रिगर खींच दिया। गोलीबारी। जैसे ही उसे पता चला कि हमलावर कहां से गोली मार रहा है, उसने लगातार कई गोलियां चलाकर उसे गिरा दिया। फिर उसने ऊपर और नीचे के डेक पर मौजूद लोगों को बुलाया और पहली बार पीछा करने से बचने में सफल रहा। लेकिन हमलावर को भी शायद पता था कि केत्सुकी किस दिशा में भाग रहा है, इसलिए उसने उसका पीछा किया और जब गोलियां खत्म हो गई तो उसने बंदूक फेंककर उसे मार दिया। उस समय केत्सुकी ने अपने शरीर के दर्द की परवाह किए बिना जल्दी से एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाया। फिर उसने जमीन से एक फायर होज उठाई और उसे घुमाकर फेंका, जिससे शोर हुआ और हमलावर का ध्यान भटकाने की कोशिश की। फिर वो पीछे से वापस गया, लेकिन उसकी यही योजना हमलावर ने भांप ली। वो पहले ही केत्सुकी के छिपने की जगह पर आ चुका था। जब छिपना मुमकिन नहीं था तो उसने सीधे लड़ने का फैसला किया। केत्सुकी, जो अब तक डरा हुआ था, अचानक एक योद्धा की तरह लड़ने लगा। कुछ ही देर में उसने हमलावर के हथियार छीन लिए और उसे कोने में धकेल दिया। और आगे जो हुआ वो न केवल पूरी कहानी का महत्वपूर्ण मोड़ था, बल्कि केत्सुकी के जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। मरते दम तक हमलावर यही दोहरा रहा था, उसे मार डालो। पर अब केजोशी को इस घटना का मतलब समझ नहीं आ रहा था। उसे बस इतना पता था कि जिंदा रहने में उसकी सारी ताकत लग गई। निराश होकर वो बस कहीं आराम करना चाहता था, लेकिन चलते चलते पता नहीं क्यों सामने वाले कमरे से हल्की सी संगीत की आवाज आई। केजोशी अंदर गया और ग्रामोफोन पर सिम्फनी बजने लगी तो उसने रिकॉर्ड को शुरुआती जगह पर रख दिया। और जैसे ही खुशमिजाज ड्रम की आवाज आई, कैमरा भी केजोशी के पैरों के साथ साथ शीशे की दुनिया की ओर मुड़ गया। वो अपने बाएं गाल पर लगे निशान को देखकर खो गया। तभी बाहर से किसी की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज आई, जिससे उसका ध्यान भंग हुआ। ध्यान से देखिए, इस समय कैमरा केजोशी के साथ नहीं है, बल्कि धीरे धीरे शीशे की दुनिया में जा रहा है। शीशे में केजोशी के साथ डेक पर टहल रहा है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके मरे हुए साथी उसी जहाज पर फिर से दिखाई देंगे जिस पर वो पहले थे। केजोशी को सदमे के अलावा उसके बाएं गाल पर लगा निशान गायब हो गया था।
और भी हैरान करने वाली बात यह है कि एक और शक्ति है। इन शक्तियों के साथ केजोशी भी पलट गया। जैसे पहले जो कुछ भी हुआ था वो सब फिर से हो रहा है। यहीं से इस फिल्म की सबसे शानदार सेटिंग शुरू होने वाली है। मेरे साथ बने रहिए और धीरे धीरे डरने का मजा लीजिए। केजोशी बंदूक लेकर वापस चल रहा है। ध्यान दीजिए, इस समय भी उसके चेहरे पर निशान नहीं है। चिंग। ये सब ये बातें कहने से पहले नायक जिएशी ने ये भी समझाया कि चक्र का क्रम पहली बार जैसा ही था, लेकिन इस अवास्तविक अनुभव ने नायक जिएशी की दुनिया को इतना छोटा नहीं बनाया। इस समय उसे बहुत सिर दर्द हो रहा था, इसलिए वो हिल गया और सबसे नीचे बैठ गया। अचानक वो जमीन पर गिर गया। इस पल ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। बिना ज्यादा सोचे जिएशी जल्दी से पीछे से प्रदर्शनी हॉल की ओर भागा। हमने वेंग डुओ द्वारा कैंची से काटे गए दृश्यों को भी देखा। बाद में वे प्रदर्शनी हॉल में आएंगे और जिएशी को आकर्षित करने के लिए जिएशी को लगा कि उसके पीछे कोई है। वास्तव में यह व्यक्ति नायक जिएशी है, इसलिए वो डर गया और एक सांस में डेक पर भाग गया और देखा कि तांग निशी के प्रश्न पत्र को सीगल द्वारा निगला जा रहा है। जिएशी समझ नहीं पा रहा था कि तांग निशी का प्रश्न पत्र विशाल आंगन में होना चाहिए। क्या इसका मतलब है कि जहाज पर कोई और भी है? लेकिन तभी वेंग डुओ बाहर आया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिएशी, जो अभी भी प्रदर्शनी हॉल में था, कैसे एक पल में डेक पर भाग गया। आंखें। विक्टर को डैनी के सवालों के बारे में बताने के लिए वो उसे समुद्र में ले जाना चाहता था, पर सवाल पानी में डूब चुके थे। भले ही उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन जेस नहीं चाहता था कि उसके दोस्त फिर से मरे, इसलिए उसने विक्टर को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गुस्से में उसने उसका सिर पीछे रखे लोहे के खंभे से टकरा दिया। यही वजह थी कि विक्टर ने जेस को पहली बार देखते ही उसका गला घोंटने की कोशिश की। जेस बहुत डर गया और गार्ड के पास भाग गया। उसे नहीं पता था कि लोग क्यों पुनर्जीवित हो रहे हैं, या पुनर्जीवित होने के बाद उनकी यादें क्यों मिटा दी गई, और उसे ये भी नहीं पता था कि उसके दो रूप क्यों हैं। अगर वो अभी भागकर सबको समझाता भी तो सब उसे राक्षस समझते, क्योंकि सबकी यादें उलझ गई थीं। इस भारी एहसास ने जेस की मानसिक स्थिति को टूटने के कगार पर ला दिया। तभी उसने जमीन पर बिखरे कागजों को देखा, जिन पर एक ही बात लिखी थी, अगर वे जहाज पर चढ़े तो उन सबको मार डालो। जेस को लगा कि ये दोनों बातें उसकी बातों से मिलती जुलती हैं। उसने जल्दी से फिर से वही बात लिखी, और जैसा कि उसने सोचा था, उसकी लिखावट भी बिल्कुल वैसी ही थी। वो समझ नहीं पा रहा था। तभी उसने नाले के लोहे के जाल में एक चेन देखी। जब उसने उसे उठाया तो वो उसकी और उसके बेटे की तस्वीर थी, लेकिन अगले ही पल चेन नीचे गिर गई। उसे नहीं पता था कि गहराई में ऐसी सैकड़ों चेन हैं। जब उसकी चेन भी गिर गई तो जेस को एहसास हुआ कि उसे परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है। वो बस घर जाकर अपने बेटे को देखना चाहता है, इसलिए उसे उस नकाबपोश आदमी की आखिरी बात याद आई कि घर जाने के लिए उसे पहले मारना होगा। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए जेस ने यहाँ बहुत सारे हथियार और गोला बारूद इकट्ठा किए और एक नरसंहार शुरू करने की तैयारी की। उसने पहले विक्टर को ढूंढा और फिर सीधे नए जेस के सामने आ गया। उसे लगा कि अगर वो उन्हें मार देगा तो शायद वो इस चक्र के जादू को तोड़ पाएगा। लेकिन जब गोली चलाने की बारी आई तो जेस गोली नहीं चला पाया। सोचने के बाद उसने नए जेस को जाने दिया। फिर उसने विक्टर को समझाया कि उसने जो पुनर्जन्म और पुनरुत्थान के बारे में कहा था वो सब सच था। लेकिन तभी एक और गोली चली। जेस समझ नहीं पा रहा था कि बंदूक तो उसके हाथ में है, इसलिए वो जल्दी से देखने गया, और जैसा कि पहली बार हुआ था, ग्रेग मर चुका था। लेकिन इस बार जेस ने घटनाओं के क्रम को बदल दिया। उसने डैनी और उसकी पत्नी को बचाया और सफलतापूर्वक भाग गया। इस बार डैनी और उसकी पत्नी को बचाने के बाद जेस को लगा कि वो चक्र को बदल सकता है, इसलिए उसने शुरू में सबको मारने के बजाय सबको इस डरावनी जगह से बाहर निकालने का फैसला किया। यहाँ तक कि डैनी और उसकी पत्नी का विश्वास जीतने के लिए उसने उन्हें बंदूक भी दे दी। बहुत जल्द ही वो बॉलरूम में आया। वो इंतजार करना चाहता था। घायल विक्टर किसी तरह चला तो गया, लेकिन गायब हो गया, बस जमीन पर खून के निशान छोड़ गया। खून के निशान का पीछा करते हुए वो जहाज के किनारे पर आया। जाहिर है विक्टर को समुद्र में फेंक दिया गया था। तभी एक गोली की आवाज आई और नायक जैक तुरंत पीछे हट गया। पता चला कि डोनी ने गोली चलाई थी। उसने एक नकाबपोश आदमी को कोने में देखा, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि जब नकाबपोश आदमी ने अपना नकाब हटाया तो वो जैक ही था। इस समय कुल 3 जैक हैं। इस नकाबपोश आदमी को हम अल्टीमेट जैक कहेंगे, और जो आ रहा है वो मुख्य नायक जैक है, जिसके कई विभाजन हैं।
और पहले जो सबके साथ जहाज पर चढ़ा था वो धोखेबाज जैक है। अल्टीमेट जैक की तरफ वापस आते हैं। वो मुख्य नायक जैक बनकर डोनी के घर के सामने दोनों को धोखा देता है और कहता है कि विक्टर गलती से समुद्र में गिर गया और वो ही उसे धक्का देने वाला था। बेवकूफ। भोले भाले डोनी और उसकी पत्नी मान जाते हैं। फिर तीनों 237 नंबर के कमरे में चले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, अल्टीमेट जैक अपनी छुरी निकालता है और डोनी का गला रेत देता है। फिर डोनी की पत्नी पर भी वार करता है। चीख सुनकर मुख्य नायक जैक तुरंत दौड़ता है। डोनी और उसकी पत्नी में से पत्नी ही जीवित बच पाती है और लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकलती है। वो क्रूज शिप के संचार कक्ष में जाती है और रेडियो के माध्यम से बाहर मदद के लिए पुकारती है। और उसे सुनने वाला कोई और नहीं बल्कि नया जैक है, जो समुद्री डाकुओं के हमले का सामना कर रहा है। वापस इधर मुख्य नायक जैक आखिरकार बेवकूफ को ढूंढ लेता है और सामने का दृश्य देखकर वो ठिठक जाता है और उसे पसीने छूट जाते हैं। नकली डेक पर हर जगह बेवकूफ के शरीर हैं। इससे जाहिर होता है कि ये चक्र अनगिनत बार चल चुका है। उसने अपना कोट उतारकर लिशा को पहना दिया, जैसे कोई दोस्त चुपके से डर रहा हो। लेकिन तभी पीछे से जॉनसन की आवाज आई, से लॉन्ड। आठ। बल्कि एक कड़वी सच्चाई। वो बस जहाज को रोकना चाहता है ताकि जल्दी घर जाकर अपने बेटे से मिल सके। लेकिन चाहे वो कितना भी नुकसान करे, जहाज रुक ही नहीं रहा। जैक को जल्द ही समझ आ गया। उसे पता था कि घर जाने का एकमात्र तरीका है सबको मार डालना। इसलिए उसने एक जाल बिछाना शुरू किया। वो पहले उसी 237 नंबर के कमरे में वापस गया जहां उसने पहले टॉनी को मारा था। उसने लाश को नंगा करके समुद्र में फेंक दिया। इसीलिए पहले टॉनी की लाश पर सीगल मंडरा रहे थे। फिर जैक ने शीशे पर लिखा, जायंट। फिर उन्होंने विशाल प्रांगण से अलग किए गए शवों को हटाया। फिर वे भोज हॉल में आए और डोनी दंपत्ति के एक नए जोड़े को विशाल प्रांगण में जाने के लिए कहा। ग्रेग कहाँ है? ग्रेग ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बताऊं कि हमें थिएटर में मिलना चाहिए। बाद में शस्त्रागार में हथियार और कपड़े तैयार करो। वो ऊपर है, जो पहले मध्यवर्ती निष्कर्ष बन गया। अब बस सबको मार डालो। शायद मध्यवर्ती चक्र हो, या पता चले कि चक्र के पीछे का सच क्या है। तो जेशी ग्रे के साथ विशाल आंगन की दूसरी मंजिल पर आई। लेकिन जब फिर से गोली चलाने की बारी आई तो वो ट्रिगर बिल्कुल भी नहीं दबा पाई। आखिरकार वो उसे 10 सालों से जानती थी और वो उसका पीछा करने वाला भी था। कौन जानता था कि ग्रे जूतों के डिजाइन से पहचान लेगा। कि नकाबपोश जी शी ही है। आखिरी जेस्प ने अभी भी आधा स्तर कम कर दिया और फिर क्रम से डोनी और उसकी पत्नी को मार डाला। उसके बाद हुक वाली चीजों से पहले कुछ गड़बड़ हुई। एक नया जेस्प एक भयंकर मध्यवर्ती जेस्प को समुद्र में गिरा देगा। लेकिन यहाँ से चक्रीय पैटर्न में एक नया बदलाव आया। समुद्र में गिरा जेस्प बहकर किनारे पर आ गया। उसने देखा कि आखिरकार वो उस भयानक क्रूज जहाज से निकल गया है, इसलिए वो जल्दी से घर भाग गया। वो बस अपने प्यारे बेटे को जल्द से जल्द देखना चाहता था। लेकिन घर पहुंचने पर उसे पता चला कि घर में पुनर्जीवित बच्चे के अलावा एक और वो खुद भी है, एक जेस्प जो अभी तक समुद्र में नहीं गया है। ये देखकर वो पीछे हट गया और नहीं जानता था कि बच्चे को इस बारे में कैसे समझाए। तभी बच्चे ने खिड़की के बाहर एक और हथियार देखा। उसने जल्दबाजी में मेज पर रखा रंग का डिब्बा गिरा दिया। ओह! बाहर खड़ी जिएशी को विश्वास नहीं हो रहा था कि पहले वो अपने बच्चों के साथ इतना बुरा बर्ताव करती थी। इसलिए उसने एक साहसिक फैसला किया। फिर उसने दरवाजा खटखटाया और जिएशी के बाहर निकलने का इंतजार किया। फिर वो स्टोर रूम से एक हथौड़ा लाई और जब वो वापस अंदर आई तो सीधे दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई और एक ही वार में उसे मार डाला। ये सब बच्चों ने देख लिया, जिससे ऑटिज्म से जूझ रहा बच्चा डर गया। लेकिन सामने खड़ी औरत को देखकर, जो बिल्कुल माँ जैसी दिख रही थी, वो बस उससे लिपट गया। जिएशी ने बच्चे से वादा किया कि वो हमेशा उससे प्यार करेगी और कभी गुस्सा नहीं करेगी। लगता है जिंदगी अब बेहतर होने वाली है। उसने उस धोखेबाज से एक काला बैग छीन लिया और उस धोखेबाज की लाश को उसमें डाल दिया। उसने अपनी और अपने बच्चे की खास चीजें भी वापस ले ली। फिर उसने कुछ पुराने कपड़ों से लाश को ढक दिया और उसे डिग्गी में रख दिया। लाश को ठिकाने लगाने के रास्ते में अचानक एक सीगल गाड़ी से टकरा गया। जैक को मजबूरन गाड़ी सड़क किनारे रोकनी पड़ी। फिर वो जाकर एक समुद्री गल के शव को उठाता है
जिसे वो समुद्र किनारे दफनाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन अगले ही पल जैक का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। उसी जगह पर इतने सारे समुद्री गल के शव देखकर एक अनहोनी की आशंका उसके मन में घर कर जाती है। दरअसल जैक अभी भी चक्र में फंसा हुआ है। इसे मानने को तैयार नहीं, वो तुरंत गाड़ी चलाकर वहां से निकल जाता है। अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि बच्चा अचानक कार की सीट पर लगे खून के धब्बों को देखकर चीखने लगता है। इससे पहले से ही परेशान जैक का ध्यान भटक जाता है और वो बच्चे को संभालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जड़ता के कारण गाड़ी सड़क से कई मीटर दूर जा गिरती है। धीरे धीरे सड़क किनारे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुर्घटना स्थल पर सिर्फ जैक और बच्चे के शव पड़े हैं, जिन्हें पहले हथौड़े से मारा गया था, जबकि गाड़ी चला रहा जैक बिना किसी खरोंच की सड़क पर खड़ा है। और तो और राहगीर ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे वो उसे देख ही नहीं पा रहे। तभी उजाला अचानक अंधेरे में बदल जाता है और पीछे से एक रोते हुए चेहरे वाला ड्राइवर आकर कुछ अजीब बातें कहता है। रास्ते में थका हारा जैक सो जाता है। जब वो घाट पर पहुंचते हैं तो ड्राइवर जैक को जगाता है और कहता है कि वो गाड़ी बंद न करे और यहीं उसका इंतजार करे। जैक वादा करता है कि वो वापस आएगा, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलता है ऐसा लगता है कि वो पिछली सारी बातें भूल गया है और दोबारा घाट में चला जाता है। घाट पर विक्टर फिल्म की शुरुआत की तरह उसके पीछे से आता है। वो जैक से पूछता है कि वो बच्चे को साथ क्यों नहीं लाया, और जैक जवाब देने में 20 सेकंड से ज्यादा का वक्त लेता है। ये कौन है? क्या तुम इसे पहचानती हो? हाँ हाँ,